Hello students, welcome to online classes of chemistry class 10th. Students, in a previous class we have discussed some of the properties of chemical reactions. We have also discussed about the difference between physical and chemical changes. Students, इससे पिछली क्लास में हमने क्लास 10th के पहले चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा केमिकल और फिज़िकल चेंजेस के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े जिनसे पता चलता है कि रिएक्शन आपकी केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं। जैसे कि हमने पढ़ा था वो रिएक्शन जिनमें गैस निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, जैसे कोयले का जलना। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि बॉटम में कुछ ना कुछ पाउडर जैसा सब्सटेंस अगर बचता है, प्रेसिपिटेशन होता है, तब भी हमारी रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस के और भी फीचर थे जिसमें कलर का चेंज होना। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें कलर चेंज हो जाता है रिएक्शन के बाद, तो हम कह सकते थे कि रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद और जो प्रॉपर्टीज़ थी केमिकल रिएक्शन की वो थी चेंज इन टेम्परेचर। जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें टेम्परेचर चेंज होता है। सो गाइस, मुझे लगता है कि आप सभी को पिछले क्लास की सारी चीज़ें दोबारा से याद आ गई होंगी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अभी तक हमने ये जाना केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। अब हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे और उनको किस तरह से बैलेंस किया जाता है, किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो अब हम लोग इस आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे आज के। सो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी को किए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लेट अस हैव ए लुक। एक रिएक्शन हमने पिछले क्लास में आपको एग्जाम्पल बताया था जिसमें कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को आग से जलाते हैं। तो वही हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे। कोई भी रिएक्शन हो आपकी तो उसमें एक होता है आपका रिएक्टेंट और साथ में उसका कोई रीजेंट होता है जिसके साथ मिलकर वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी आर यूजिंग हियर मैग्नीशियम रिबन। हमने मैग्नीशियम रिबन को काटा और उसको बर्नर के सामने रखा और उसमें आग जलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे थोड़े समय बाद मैग्नीशियम रिबन जो है आपकी कन्वर्ट हो जाएगी एशेस के रूप में। आप अगर इस रिएक्शन में देखें तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह की जो रिएक्शन है आपकी ये कहलाती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया। आगे कुछ और एग्जाम्पल हैं इन रिएक्शंस के जो कि हम इस आने वाली वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखें इसी तरह से जब सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से होती है तब क्या बनता है स्टूडेंट्स। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे, जब सोडियम और क्लोरीन यानी जब हमने 2 मोल जब हमने सोडियम के लिए और 1 मोल हमने Cl2 यानी क्लोरीन गैस का लिया है, तब अगर आप देखें यहाँ पे जो आपके लेफ़्ट साइड में है इनको रिएक्टेंट बोला जाता है और राइट साइड में जो एरो के इस राइट साइड में जो प्रोडक्ट दिखाई देता है इसको हम लोग बनने वाला प्रोडक्ट कहते हैं। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जिसमें हमने आयरन और सल्फ़र को जब हम एक बर्तन में रखकर इनको हीट करते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है फेरस सल्फाइड। अगर आप देखें तो ये जो है FeS यहाँ पे बना है फेरस सल्फाइड। इसके अलावा और भी रिएक्शन होती हैं जिसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस
और हाइड्रोजन गैस को जब हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो NH3 यानी अमोनिया गैस फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस के टाइप्स की। रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन के टाइप्स हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके बाद आएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और उसके बाद स्टूडेंट्स आता है थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शंस। उसके बाद आती हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखे रिएक्शंस के टाइप्स। अब आगे हम लोग इसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है मेटल मेटल और दूसरी होती है मेटल एंड नॉन मेटल्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये कॉपर सल्फेट है। उसमें जब हमने आयरन नेल से यानी लोहे की कील को जब हमने इसके सॉल्यूशन में डुबोया, कुछ समय बाद आप देखेंगे इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है कॉपर सल्फेट का। और ये जो आपका आयरन है इस पे जो है सल्फेट जमा हो जाता है। आप देखेंगे जो आपकी लोहे की कील है इसके ऊपर सल्फेट जमा हो जाता है और कॉपर, आप अगर इस रिएक्शन को देख सकते हैं तो देखिए आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब मिलता है तो बनता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर। आप यहाँ देखें तो अब जो आपका आयरन पे जो रेड पार्ट जमा हो गया है ये आपका कहलाता है आयरन सल्फेट। ये देखिए, दिख रहा होगा आप सभी को, ये आपका आयरन सल्फेट है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो ग्रीन कलर हुआ था सॉल्यूशन का, ये हुआ था FeSO, यानी कि जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें आयरन की प्रेजेंस की वजह से ये कलर ग्रीन हो जाता है। इसी तरह और भी कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। फ़िलहाल हम इनके टाइप्स को जो है ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं। यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे सोडियम आपने देखा, ये जो सोडियम है ये आपका एयर की प्रेजेंस में, यानी कि वाटर के जैसे ही ये सोडियम संपर्क में आता है वैसे ही ये जलना स्टार्ट कर देता है और ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से स्टूडेंट मैग्नीशियम और वाटर को जब हम एक साथ गर्म करते हैं तब ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। साथ ही साथ अगर हम लोग बाकी मेटल्स की बात करें जैसे कॉपर की, तो कॉपर जो है रिएक्ट नहीं होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपका वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे सोडियम वो अपने आप रिएक्ट हो जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। फिर कॉपर जो है ये आसानी से रिएक्ट नहीं होता। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन का टाइप होता है जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि जो आयन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर दो मेटल्स आपस में एक दूसरे की पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं। इस तरह की रिएक्शंस कहलाती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब देखें, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड की जब रिएक्शन होती है तो बनता है AgCl। एक तरफ NO3 को रिप्लेस किया है क्लोरीन ने और दूसरी तरफ
अगर आप देखें दूसरी तरफ बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। सो गाइस, these आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस का छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना, अलग अलग कंपाउंड में टूट जाना। इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो कहलाती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जैसे लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रेट गैस जो है रिलीज़ होती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी इसमें से रिलीज़ होती है। आपने देखा किस तरह से रिएक्शन जो है यहाँ पर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब अगर देखें जो ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो वाइट हो जाता है हीटिंग में, क्योंकि जो है वो ब्रेक हो जाता है अलग अलग कंपाउंड में, जैसे कॉपर सल्फेट और H2O में। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन की, जिसमें एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये भी आपके जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की ही एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमने लिया NaOH और HCl, जिसमें NaOH आपका क्या है, बेस है, HCl है आपका एसिड। बनता क्या है, NaCl यानी कि नमक, जो कि हम यूज़ करते हैं घरों में, और वाटर। यानी जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो एसिड और बेस मिलके बनाएंगे न्यूट्रल सब्सटेंस, जैसे कि NaCl। सो गाइस, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमें इंजरीज वगैरह होती हैं, चोट लगती है, तो सूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आइस पैक्स यानी बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है हमारी बॉडी में सूजन ना आए। इसके अलावा गर्म भी चीज़ों से हम उसकी सिकाई करते हैं, ताकि जो है हमारी बॉडी वापस रिकवर कर सके जब भी हमें चोट वगैरह लगती है। इस तरह की जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलता है। तो जो भी प्रोसेस आपकी नेचर में होती हैं, ये सारी प्रोसेस आपकी जो नेचर में होती हैं, इन सब में क्या होता है, एनर्जी का चेंज देखने को मिलता है ना। सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज हो रहे हैं। जो भी आपके नेचुरल फिनोमेना हैं, सब में एनर्जी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब अगर यहाँ पर हम एक रिएक्शन की बात करें जिसमें वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम एक दूसरे के साथ कराएंगे, तब क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होती है हीट की फॉर्म में। ये एनर्जी आपको रिलीज़ होते हुए यहाँ पर देख सकते हैं रेड एरोज से, ये एनर्जी आपकी इनमें से रिलीज़ हो रही है। तो जिन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया। जिन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होगी वो रिएक्शंस आपकी कहलाएंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे कि आप ये रिएक्शन भी देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ फ्लेम्स, इसमें भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये रिएक्शन भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। इसमें हमने मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो CO2 गैस वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है, साथ ही साथ एनर्जी हीट की फॉर्म में इसमें से रिलीज़ होगी। अब अगर बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की, यहाँ पर एक और रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर जब हम ग्लिसरीन की ड्रॉप्स डालते हैं तब क्या होगा, इसमें से भी आप देखेंगे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो इस तरह की रिएक्शंस
यानी पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन की रिएक्शन भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, जिसमें हमने क्या लिया है, अमोनियम नाइट्रेट। हमने अमोनियम नाइट्रेट लिया है और बेरियम हाइड्रोक्साइड। इनकी जब हमने आपस में रिएक्शन कराई तो आप देखेंगे जो हीट थी वो इनकी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जब हम इनको वाटर छिड़क देते हैं किसी वुडन ब्लॉक पर और उसको अगर इसके ऊपर रखते हैं इस बॉटल को, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये बॉटल इस वुडन ब्लॉक से स्टिक हो जाएगी, यानी कि चिपक जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि जो इसकी आइस यानी कि जो टेम्परेचर इसका कम हो गया है, ये आइस फॉर्म में आ गया है ये वाटर रिएक्शन के बाद, तो ये आइस क्या होती है, जम जाती है। इस वजह से ये बॉटल जो है इस वुडन ब्लॉक के साथ चिपक गई। तो इस तरह की रिएक्शन जिनमें क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर जिन रिएक्शन में घट जाता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इतना आपको समझ में आया। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का रिएक्शन में डिफरेंस आप सभी को पता चल गया होगा। अब हम कुछ और रिएक्शंस यहाँ पर देखेंगे, जिसमें मरकरी ऑक्साइड को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जब हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड को बर्न करते हैं तब क्या होगा, मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मरकरी बच गया है और ऑक्सीजन क्या हुई है, रिलीज़ हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक तरफ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है और एक तरफ से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सो स्टूडेंट, इसीलिए टेम्परेचर चेंजेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइस पैक और हीट पैक का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द इंजरीज। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक और डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। अब हम एक फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चाइना डिश पर, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं उस पर हम लोग क्या करेंगे, एक सिल्वर क्लोराइड की अंगूठी रिंग को हम लोग रखेंगे और इसको जो है लाइट के सामने यानी सनलाइट के सामने जब हम इसको लेके आएंगे तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेइश हो जाएगी। ये ग्रेइश जब हो जाती है तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन किसकी वजह से हुई है। आप देखें ये रिएक्शन जिसमें सिल्वर क्लोराइड लाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोराइड में बिखर जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं उन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, फोटोकेमिकल रिएक्शंस का यूज़ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। जो ब्लैक एंड वाइट पहले जो आपने देखा होगा, जो फ़ोटोज़ थी वो ब्लैक एंड वाइट खींची जाती थी, तो उनमें जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस का यूज़ होता था, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट की प्रेजेंस में जब लाया जाता था तो सिल्वर और ब्रोमाइड अलग हो जाते थे। सिल्वर आपका सॉलिड स्टेट में और ब्रोमाइड आपका गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता था। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक और टाइप के बारे में बात करेंगे रिएक्शन की, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, चाहे वो बर्निंग ऑफ फायर हो, लकड़ी का जलना हो आग के साथ, इसके अलावा फूड का डाइजेस्ट होना,
ये सारी चीज़ें जो है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती हैं, यानी जो रिएक्शन इनमें होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो कहलाती है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होती है, इसकी क्या फीचर्स हैं जिससे हम पहचान सकें कि ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या नहीं। उसमें हमें दो कंडीशन देखनी होंगी। इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है जिन रिएक्शन में, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, यानी कि रिएक्शन से अगर हाइड्रोजन लूज़ हो रहा है और ऑक्सीजन गेन किया जा रहा है तो वो रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। वहीं इसके अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो उसमें या तो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। यानी कि अगर ऑक्सीजन लूज़ हो रही है रिएक्शन में और हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा है, उस केस में जो रिएक्शन आपकी होगी वो कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। सो गाइस, मुझे लगता है आप सभी को ऑक्सीडेशन और रिएक्शंस रिडक्शन रिएक्शंस में डिफरेंस पता चल चुका होगा। अब हम इनको एग्जाम्पल से भी एक बार देख लेते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड और कार्बन की जब रिएक्शन होती है तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें जो जिंक है उससे क्या हुआ है, ऑक्सीजन लूज़ हुआ है। आप देखें ZNO था, जबकि प्रोडक्ट में केवल जिंक रह जाता है, यानी ऑक्सीजन लूज़ हुआ है। तो इस केस में ZNO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और कार्बन में आप देखें तो कार्बन को एक ऑक्सीजन मिल गया है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, जब ऑक्सीजन गेन होता है तो रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो इस रिएक्शन को हम देखें तो इसमें दोनों ही चीज़ें देखने को मिली, यानी एक तरफ ऑक्सीडेशन देखने को मिला, दूसरी तरफ हमें रिडक्शन देखने को मिला। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इन दोनों को मिला के हम लोग नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मॉलिक्यूल्स के माध्यम से आपको दिखाया गया। Zn जो है आपका किस तरह से रिड्यूस होकर रिडक्शन रिएक्शन को दिखाता है। The shining characteristic of metal is called metallic luster. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी आपके मेटल होते हैं वो बहुत ही चमकदार होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है आपने देखा होगा, लोहे की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कैसी हो जाती हैं, उनमें जंग लग जाती है और उनकी जो चमक है वो धीरे धीरे कैसी हो जाती है, वो गायब हो जाती है और वो भद्दे लगने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब जो है ये एप्लीकेशन है ऑक्साइड का, यानी ऑक्सीडेशन का ही ये असर है कि मेटल की जो चमकने की प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे लूज़ हो जाती है। जैसे कि आयरन में लाल जंग जैसी लग जाती है, कॉपर पर ग्रीनिश रस्टिंग आती है, जबकि एल्यूमिनियम पर वाइट रस्ट जमा हो जाता है और उसकी चमक को ख़राब करता है। यहाँ तक कि सिल्वर में भी आप देखें तो सिल्वर को भी अगर हम खुले में रखे रहें तो उसमें भी रस्टिंग हो जाती है। जबकि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है आपका उसमें जंग नहीं लगती है, वो ऐसे ही चमकता रहता है। उसका रीज़न ये है कि गोल्ड आपका ऑक्सीडेशन नहीं करता है, इस वजह से गोल्ड आपका काफ़ी लंबे समय तक चमकदार बना रहता है। तो स्टूडेंट, एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर करते हैं जिसमें हम एक तरफ लेते हैं सॉल्ट वाटर और दूसरी तरफ डिस्टिल्ड वाटर। सॉल्ट वाटर यानी कि नमकीन पानी, दूसरी तरफ हम एक डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, प्योर वाटर लेंगे, जो कि डिस्टिल्ड वाटर आता है आपका बिस्लेरी वगैरह का, उसका यूज़ करते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखें इसमें, हम लोग इसमें ब्लेड डालेंगे। ब्लेड हम डालकर इसको कुछ दिन तक इसी तरह से
रखा रहने देंगे। कुछ समय बाद हम ये देखेंगे कि जो आपका सॉल्ट वाटर था, उसमें जो ब्लेड पड़ा था, उसमें जंग ज़्यादा जल्दी लगेगी एज़ कम्पेयर टू डिस्टिल्ड वाटर। तो हम कह सकते हैं कि जो कोरोजन है, जंग की जो लगने की स्पीड है, वो एसिड और सॉल्ट की वजह से तेज़ हो सकती है। यानी एसिड और सॉल्ट के साथ अगर मेटल कांटेक्ट में आएगा तो उसमें जंग ज़्यादा तेज़ी से लगेगी एज़ कम्पेयर टू अदर चीज़ों की। तो इतना समझ में आया, कोरोजन जो है आपका सॉल्ट और एसिड की प्रेजेंस में ज़्यादा तेज़ी से होता है। रस्टिंग की वजह से आप देखें तो लोहा जो है कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी भद्दा लगने लगता है। धीरे धीरे क्या होगा, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और ये ब्रेक भी हो सकता है ना। आगे अगर हम लोग देखते हैं, इसके अलावा आगे हम बात करेंगे और भी चीज़ों की कि इस रस्टिंग को हम लोग कैसे प्रिवेंट करें, कैसे हम इस जंग को लगने से रोकें। तो उसके लिए हम लोग पेंटिंग करते हैं। आप देखते हैं लोहे की चीज़ों पर पेंट किया जाता है ताकि उनमें जंग जल्दी से ना लगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि परत चढ़ाई जाती है जिंक की। इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, यानी जिंक की कोटिंग की जाती है। टीन वगैरह लोहे के जो डिवाइस होते हैं उनके ऊपर जिंक की कोटिंग भी की जा सकती है। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको ये रस्टिंग वाला, कोरोजन वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे